नमस्कार, मैं प्रियांशु मल्होत्रा। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर शहर में, जहां पर हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने हस्ती मौजूद है। वो अपना परिचय अपने मुख से स्वयं देंगे। भैया, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। वर्तमान में मैं बिलासपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ, IT सेल सोशल मीडिया का। राजनीतिक जीवन की बात करूं तो 2009 में मैंने सबसे पहले चुनाव लड़ा था। NSCI का इलेक्शन करवाया था अपने कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज सकरी में। 2011 में फिर से चुनाव कराया था। प्रथम टाइम मैं महासचिव बना, दूसरी बार उपाध्यक्ष बना। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक यूथ कांग्रेस में सक्रिय था। फिर 2013-14 के बाद जब मैं कॉलेज पास आउट हो गया, मैं राजनीति से थोड़ा दूर हो गया था। 2015 में मैं BDS तो मेरा 13 में कंप्लीट हो चुका था। 2013 में 15 में मैंने फिर MDS चालू किया। MDS मैंने त्रिवेणी से कंप्लीट किया 2018 नवंबर माह में। उसके बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही मैं डेंटिस्ट्री में ही प्रैक्टिस कर रहा था। फिर मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद 2 साल करीब मैं न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज में एज अ सीनियर लेक्चरर ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत रहा। 2022 के आसपास मैं सोशल मीडिया में सक्रियता मेरी बहुत बढ़ गई थी। उसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे बिलासपुर लोकसभा का उपाध्यक्ष सोशल मीडिया का नियुक्त किया गया। 2023 में फिर मेरे काम को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 का हुआ था नवंबर माह में, उसको देखते हुए 1 अगस्त 2023 को मुझे बिलासपुर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ भी स्वागत है आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता की आवाज में। और आज हम यहाँ पर उपस्थित है जनताओं की जो यहाँ की आम जनता के जो मुद्दे हैं उसे उठाने के लिए। बिलासपुर क्षेत्र में अगर हमको लगा कि भैया यहाँ पे उपस्थित है तो उनको बुलाया जाए और उनसे यहाँ की जो आम जनता जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दों को उठा करके जो है और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो भैया, यहाँ की आम जनता की क्या मतलब कौन से विशेष मुद्दे हैं, उनको क्या चीज की आवश्यकता है? विशेष मुद्दे तो 2008-9 से ही चले आ रहे हैं, जब से सीवरेज प्रोजेक्ट चालू हुआ था इनका। जब छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार थी, सीवरेज परियोजना इनकी 300-350 करोड़ की थी। वो 2 गुना 4 गुना होते हुए 1000 करोड़ के आसपास लगभग पहुंच गई बताते हैं, और जो कि पूर्णतः असफल रही। आज आप सीवरेज प्रोजेक्ट को आप अगर देखें, अंदर ही अंदर कई सारी पाइपलाइनें धंस चुकी होंगी। अगर उसका आप टेस्ट कराने जाएंगे तो सारे विफल साबित होंगे। तो एक बार भी टेस्ट वगैरह हुई है कि नहीं हुई है? उसकी टेस्टिंग कहाँ हो पाई है, तो करवा काम ही कहाँ कंप्लीट करने हुआ। ये पूर्णतः विफल योजना थी। इस योजना में कोई भी दम नहीं था। इसे लगातार बिलासपुर को धूलपुर का, खोदापुर का जो पुरस्कार दिया गया है, ये उसी का देन है। बिलासपुर की जनता गड्ढों में गिरी है, सरकार को कोई लेना देना नहीं था। नगरीय प्रशासन मंत्री उस समय मुझे याद है अमर अग्रवाल थे। उन्होंने ही शायद ये चालू करवाया था। ये प्रोजेक्ट पूर्णतः असफल साबित हुआ था। मैं तो ये खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, यहाँ का आम जन हूँ मैं भी। तो सबसे ज्यादा मुसीबत अगर कुछ होगी, यहाँ खुदाई हो रहा था, वहां खुदाई हो रहा था, मुझे तो आज भी याद है। वो दिन की सड़क थी नहीं, परेशान, धूल, गड्ढे गड्ढे और धूल ही धूल। अगर पानी गिर गया तो कीचड़। आज की क्या परिस्थिति, जाए तो जाए कहाँ से? आज की क्या परिस्थिति? आज की परिस्थिति सीवरेज प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। अच्छा, ठीक है। रोडों की क्या परिस्थिति? गड्ढे आज भी हैं? गड्ढे कैसे हैं मैं बता रहा हूँ। अब वही सीवरेज प्रोजेक्ट में जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, उनका जो ढक्कन है, जो मतलब उनका ओपनिंग जो सिरा होता है, वो कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। आप जाते होंगे, देखते होंगे, आप खुद स्लाइड करके ऊपर होते हो या गड्ढा आपको गाड़ी में पड़ता हो। गाड़ी में पड़ता हो। हर जगह है बिलासपुर में। आपको कहीं ना कहीं आपको याद आता होगा, अरे यहाँ से ये है। तो अभी भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। अभी भी गड्ढे नहीं भरे गए। बड़ा दयनीय स्थिति। अच्छा, पहले तो हम आज अपने मंच पे बैठे हुए हैं जनता की आवाज में। यहाँ क्या लगता है कि अगले इस पंचवर्षीय में, जैसे कि भाजपा ने तो बाजी मार ली, उनकी सरकार बैठ गई, अगले पंचवर्षीय में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? माहौल किस तरह का बनेगा? देखिए, सारी योजनाएं तो इन्होंने बंद कर दिया। रीपा प्रोजेक्ट भूपेश बघेल जी ने चालू किया था, बंद कर दिया है। गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना के तहत जो 2500 कांग्रेस सरकार दे रही थी 2023 के पहले, ये कांग्रेस सरकार का दबाव था जो आज इनको 3100 रुपए प्रति क्विंटल देना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि ये 2300 रुपए कुछ दे रहे हैं, 800 रुपए का बोनस नहीं आया है। ये कब आएगा बोनस? ये किसान जानना चाह रहे। किसानों को जो उचित दाम है वो मिलना चाहिए, ये हमारी मांग। हम कई जगह और जाते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है किसानों के साथ साथ व्यापारी गण भी बहुत परेशान है इससे।
तो आखिर व्यापारियों को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है? किसान अगर खुशहाल रहेगा, किसान अगर खुश रहेगा, अगर उसके घर में भंडार रहेगा और उनको उचित दाम दिया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप सुधरती है। अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी तो व्यापारियों की भी स्थिति सुधरेगी। जी जी जी। तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो व्यापारियों की, लेकिन व्यापारी बाकी में मैं हर जगह मैं गया, अभी उड़ीसा भी प्रवास करके आया, इसके पहले बंगाल गया रहा, तो मैं अलग अलग स्टेट जैसे जाता हूँ तो वहाँ के व्यापारियों से मिलता हूँ तो सभी का एक ही वो है कि हम लकी धंधे के क्षेत्र में बहुत परेशान। आखिर वो परेशानी है तो है कैसे, समझ को नहीं मिलता। लेबर शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। मैं खुद प्लांट चलाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लेबर शॉर्टेज, यहाँ के लोग गुजरात, महाराष्ट्र और कश्मीर जाते हैं, बाहर जाते हैं। आपकी किस चीज की प्लांट? मेरा ब्रिक्स प्लांट है, ब्रिक्स प्लांट, फ्लाईएस ब्रिक्स प्लांट। फ्लाईएस ब्रिक्स प्लांट, मतलब तो लेबर का समस्या एक बहुत मूल समस्या मुझे लग रहा है। हर व्यापारी परेशान है। सही बात है। लेबर शॉर्टेज है। लेबर शॉर्टेज ऐसा क्यों? भारत तो इतनी बड़ी, बोले तो भारत में जो है स्थापित होके बाहर जा रहे, उसके ऊपर शायद एक कोई फिल्म आई थी या आने वाली है, मैं ऐसा सुना था छत्तीसगढ़ ही में। जबकि बाहर और भी जगह में देखा जाए तो बाहर के विदेशों में सबसे ज्यादा काम करने वाले भारतीय जो है। जी बिल्कुल सही बोल रहे है ना, लेकिन भारत में ही लेबर की शॉर्टेज हो जा रही है। भारत में नहीं, छत्तीसगढ़ में मैं बोल रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में ही लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। छत्तीसगढ़ से ही पहुंच जाते हैं बाहर, छत्तीसगढ़ के लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। बिलासपुर क्षेत्र में और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि देखना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी आपका स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 100 शहरों में आया है नाम। अच्छा, तो अगर स्मार्ट सिटी के लिहाज से देखें तो सीवरेज प्रोजेक्ट उनका सबसे फेलियर साबित हुआ। अभी अरपा बैराज 2 बनाए हैं। तो सीवरेज जो फेलियर साबित हुआ, इसके लिए जो रकम पारित हुए थे टेंडर के तौर पे जी, वो मतलब कि कुछ तो फंडिंग हो गए होंगे। नहीं, फंडिंग हो गया। अब अरपा बैराज ही का काम रुक गया है। 2023 से जैसी कांग्रेस की सरकार गई है, मैं तो खुद देख रहा हूँ अरपा बैराज, शिव बैराज काम लगभग कंप्लीट करके हम दे दिए थे और आज भी वो चालू नहीं हुआ है। अगर वो दोनों आप बैराज को चालू कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे, तो 30 से 40% जो ट्रैफिक की समस्या है वो सबसे पहले खत्म हो जाएगी। तो वो करना ही चाह रहे हैं। पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। क्षेत्र की हम भी ट्रैफिक की जो समस्या है बहुत मूल समस्या है। हम भी इस चीज को फेस करते हैं कि हमको एक चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए घंटों समय लग जाता है और हमको बहुत ही लंबा दूरी तय करके जाना पड़ता है अगर हमको जल्दी जाना। जी बिल्कुल सही बात है। तो ट्रैफिक की समस्याओं में तो होनी ही चाहिए सुधार, जो है बहुत ही जरूरी है। हम भी दरख्वास्त करते हैं बिलासपुर के यातायात नियमों से और सरकार से अनुरोध करते हैं कि कुछ व्यवस्था जो है इसके लिए बनाई जाए। अब राहुल दीप सिंह जी, यहाँ की जो प्रॉपर्टी क्षेत्र है, बोला जाए तो अर्बन क्षेत्र हो गया, रूरल क्षेत्र के क्षेत्र होते हैं, तो जो यहाँ के जो गरीब वर्ग के क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र में जो रहते हैं, तो कितने अभी भी देखा जाए तो बिलासपुर शहर ही जो है सिर्फ विकसित हो पाया। और शहर से आप आउटर जाइएगा तो ऐसा लगता है कि अचानक से हम देहात क्षेत्र में पहुंच गए। आपको शायद पता नहीं है, बिलासपुर शहर रायपुर से बहुत आगे था। एक समय था जब राजधानी नहीं थी, तो बिलासपुर को लोग जानते थे, पहचानते थे। छत्तीसगढ़ मध्य पूर्व रेलवे का ये मुख्यालय है। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आ चुका था पहले। अपोलो हॉस्पिटल यही था, सीम से ही है। और जो आज भी यही है। जी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, इतना पैसा कमा के देता है वो गवर्नमेंट को, उसके बाद भी बिलासपुर को विकसित नहीं कर सके हैं। 50% जमीन जो शहर की जो जमीनें हैं वो रेलवे की जमीन है। आप देखेंगे तो आधा रेलवे का जमीन है वो पूरा, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ आप उस प्रकार का डेवलपमेंट देख नहीं रहोगे। जितने भी मालगाड़ी है उनका जो रिपेयरिंग का काम है सब यही होता है। अच्छा। और ये बहुत बड़ा केंद्र है बिलासपुर जो है। लोग बिलासपुर को जानते थे, पहचानते थे, रायपुर को कोई जानता भी नहीं था। तो लोग, हाँ वो तो बात सही है। बिलासपुर आदर्श स्टेशन आप बना रहे हो बिलासपुर के पैसे से, और यहाँ डेवलपमेंट आज हो रही है, ले दे के आप बनाने का आप प्रयास चल रहा है। वो पहले होना था जी। अच्छा, यहाँ के जो बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको लेकर के भी बड़े मुद्दे उठते हैं। अभी आपने बताया कुछ कि वो अपोलो में कुछ घटना घटित हुई थी, है ना। अपोलो में जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र करके हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया था शुक्ल जी का, स्वर्गवासी शुक्ल जी का।
तो उनकी स्थिति बिगड़ गई थी उस समय ही, और बाद में जांच करने पे पता चला कि उनकी सारी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं। और अपोलो प्रबंधन पर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अपोलो एक नाम है, ब्रांड है बहुत बड़ा, लोग नाम से जाते हैं वहाँ कि भाई मैं यहाँ जाऊंगा तो बच करके आ जाऊंगा, यहाँ मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटी सुविधाएं दी जाएंगी और बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये जांच का विषय है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी डॉक्टर का, कोई भी डिग्री उनकी सही नहीं पाई गई है। ये विश्व स्तरीय जांच का एक मतलब एक इंटरनल जांच का विषय है। देख सकते हैं लोगों के जीवन और किस जीवन के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा पद और सबसे पूजनीय पद जिसको बोलते हैं उसे डॉक्टर का कहा जाता है, क्योंकि चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो लेबर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी निम्न वर्ग का मजदूर क्यों ना हो, अगर उसकी स्वास्थ्य बिगड़ती है तो हर किसी को जाना पड़ता है एक स्वास्थ्य अधिकारी के पास या फिर डॉक्टर के पास, जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं देते हैं। चाहे वो कोई भी क्यों ना, कितने से बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको जाना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है, इसीलिए तो कहा है। और अब भगवान भी फर्जी पाए जा रहे हैं, ये तो बड़ा ही दिक्कत का विषय है। भले इसको देखना चाहिए। अपोलो जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, हम ये चाहते हैं जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, निजी जो अस्पतालें हैं वहाँ निजी अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया जाए ताकि आम जनमानस को सुविधा मिले और उसका लाभ मिल सके। जरूरी है। उसके अलावा जो है सिम्स यहाँ पे जो है अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि सिम्स जो है सुपर स्पेशलिस्ट अभी बनने वाला है, फैसिलिटी वाली। इस एक और सिम्स जो है पहले से संचालित हो रही है, तो वहाँ भी कई बार ऐसी सवाल उठाए गए हैं कि वीआईपी लोगों की ज्यादा जो है अच्छे से इलाज होती है और निम्न वर्गों की अच्छे से इलाज। वीआईपी लोग जाते भी हैं, आप एक बार सर्च करके देखना वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। मुझे तो नहीं लगता नहीं जाते होंगे, निजी अस्पतालों का ही सहारा लेते होंगे वो भी। निजी अस्पतालों का जी ऐसा मतलब कि सिम्स में भी फैसिलिटीज नहीं है। उसमें जिस प्रकार की फैसिलिटीज होनी चाहिए, आप हर प्रकार, आपको अगर सोनोग्राफी कराना है तो सोनोग्राफी होगा वहाँ, नहीं होगा ना। लिवर प्लांटेशन कराना है, हो जाएगा। लीवर की सर्जरी, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जो भी खोला जा रहा है जी, ये सब महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, महंगी है, ये इलाज बहुत महंगा है, मुझे नहीं लगता वहां होता होगा। क्या और भी जगह के सिम्स में ये सब फैसिलिटीज देने का प्रावधान है? आपका प्रावधान, आप सरकारी संस्था हो, आपका सबसे बड़ा प्रावधान है कि आम जनमानस को आप हर प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की आपकी ड्यूटी बनती है, तो उसको आप निभाइए। तो फैसिलिटी तो हर प्रकार से होनी चाहिए ना, आपको कहीं भटकना मत पड़े छोटी सी भी। क्यों नहीं है एक्सरे के लिए इसके कानून वगैरह उठाया गया कि जी, उसके लिए हम आवाज उठाए हैं। मैं 2-3 डिबेट में भी गया हूँ, हमने अपनी आवाज उठाई है। तो क्या कुछ उसके बाद कुछ सुधार हुआ? मैंने तो ये भी आवाज उठाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम बीडीएस या एक एमडीएस डेंटिस्ट आप दीजिए करके, उसकी भी मांग हम रखे हैं। लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर अच्छे होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं। नहीं, डॉक्टर क्यों अच्छे नहीं होंगे? डॉक्टर को अपनी ड्यूटी पता है, डॉक्टर नोज एवरीथिंग। जो डिग्री के साथ पढ़ाई लिखाई करके आया हो भाई, वो तो पढ़ा लिखा प्रैक्टिशनर है, उसके ऊपर सवाल नहीं, सवाल व्यवस्था के ऊपर सवाल है, डॉक्टर के ऊपर सवाल। डॉक्टर जो है, डॉक्टर को तो आते ही है इलाज करना, बस डॉक्टर उस डॉक्टर के ऊपर सवाल था जो फर्जी डॉक्टर था, जिसकी डिग्री फर्जी निकली, उसके ऊपर सवाल था। जो डॉक्टर ही नहीं है तो उसका बात ही जी डॉक्टर ही नहीं, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं भैया। और अपराध जो बिलासपुर क्षेत्र में देखा गया है कि पिछले कई सालों से अपराध जो है बढ़ते जा रहा है बढ़ते क्रम। नहीं, पिछले कई सालों से नहीं, पिछले 1.5-2 सालों से, 1.5 साल से करीब हुआ है। अगर आप भारत देश का अगर आप क्राइम चार्ट देखें तो 2 साल 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ 9वें-10वें नंबर पर था। आज वो अपराध के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 6वें नंबर पर जा पहुंचे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब बिहार को ही फेल कर दिया गया। ये भाजपा सरकार का फेलियर है, और ये इनके जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, अनुभवहीन व्यक्ति को इन्होंने गृह मंत्रालय जैसा मुख्य विभाग दे दिया है, जो कि पहली बार कोई अगर विधायक बना है उसको आप डायरेक्ट गृह मंत्रालय जैसा इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट आप दे रहे हैं, ये क्वेश्चनेबल चीज है। और अपराधगढ़ बनने की ओर छत्तीसगढ़ अग्रसर है, लगातार अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है, कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
कानून की व्यवस्था लचर दिख रही है। 100 से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं अगर आप पेपर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि बिलासपुर में हुई है। बिलासपुर में बहुत जी चाकूबाजी की बहुत घटनाएं हैं। जी जी उसके बाद मेरे दिमाग में भी एक आ रहा है जगह, जी पाली क्षेत्र। पाली क्षेत्र में अभी आप ध्यान में होगा आपके, तो ठाकुर कोई थे मेरे ख्याल से जिन्होंने किसी का मर्डर किया। जी जी जी, वो खदान में कोयला खदान वाले कोयला बता खदान रहे वाला थे। मामले में। उसके बाद भी नहीं रुक रहा, पर वर्चस्व की लड़ाई है बोलते हैं। तो कानून व्यवस्था सुधारने का काम किसका है? शासन का, प्रशासन का। हम्म। ये उसके बाद जी उसके बाद फिर वहां पे जो है बताया गया, देखा गया है वहां पे कि हम भी वहां पे पहुंचे थे, तो वहां के आम जनता से या फिर वहां के स्थानीय लोगों से बताया गया कि सामने में पुलिस भी उपस्थित थी और सवेरिया हो गए, प्रधान के तमाम अधिकारीगण हो गए, सभी के बीचों बीच जो है उनका हत्या कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य किस ओर जाने की ओर अग्रसर है। जो मैं बोला अभी अपराधगढ़ के बारे में जो बोला छत्तीसगढ़ को, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप पत्रकार हैं। बिलासपुर में चाकूबाजी की घटना वाकई में बहुत ज्यादा है जी जी बस, इसको तो कोई बोला नहीं सकता। उसके बाद फिर रायपुर सबसे उसमें आती है, हाईलाइट में आती है बिलासपुर के बाद। अब राजधानी को संभाल नहीं पा रहे हैं, न्यायधानी कहाँ से संभालेगी? रायपुर में भी बहुत ज्यादा समस्या है। कुछ बोला जाए तो भारत की भी और कई समस्याएं हैं। अब नेशनल स्तर पर चलते हैं थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ से बाहर जी निकलते जी हुए, जी है ना। ये भारत देश में भी देखा गया, अभी पुलवामा हुआ, अभी जो है पुलवामा अटैक हो गया आपका। इतने आतंकवादी क्षेत्र जो है बढ़ावा मिल रहे हैं, ये हथियार जो सप्लाई हो रही हैं, है ना। उसके बाद फिर जो सरकार अभी एक तरफा पूरा जो चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादातर देखने को मिल पूरे रही है। भारत देश में उसके बावजूद जो है नक्सलवादियों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये कानून व्यवस्था और इनका जो मतलब सुरक्षा में फेलियर था, सबसे पहले इंटेलिजेंस फेलियर इनका रहा। और ये काम गृह मंत्रालय विभाग का है कि वो देश की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में रखे। सुरक्षित हाथों में है बोलते हैं देश की सुरक्षा। आपको लगता है पिछले 11 वर्षों से महंगाई भी देखा जाए, महंगाई भी एक तरह की इतनी बड़ी मुद्दे हैं यहाँ की, है ना। 2014 में आपको मैं बताता हूँ, कच्चे तेल की कीमतें जो थी वो $120 प्रति बैरल थी, और उस समय पेट्रोल का प्राइस क्या था? 65 रुपए। 65 ठीक है, आज आप गूगल सर्च कीजिए, कच्चे तेल की कीमत $120 उस समय थी, अभी $65 प्रति बैरल है। अभी और कम हो गई। और अभी कितने रुपए रेट है पेट्रोल का? 100 रुपए। 100 तो होना कितना चाहिए? 50 रुपए। 50 होना चाहिए ना उस हिसाब से। अगर आप कैलकुलेट करके देखिए, गणित लगाए, तो 50 रुपए होनी चाहिए। तो 100 रुपए क्यों है? ऐसा ठीक क्यों? है। गैस सिलेंडर उस समय 400 रुपए में लेते थे हम, याद है हमको। 400 रुपए गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1100 रुपए हो गया गैस का सिलेंडर। इन्होंने अभी 2023 में ही वादा किया था कि 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर हम करेंगे करके। किया इन्होंने? नहीं किया। पूरी तक तरीके से नाकाम और विफल सरकार है ये। नहीं, वादे एक तरफ है, लेकिन आखिर विफल है तो है, मतलब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो पा रहा है? जनता से झूठे वादे कर दिए हैं इन्होंने। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे करते हैं। जैसे ही चुनाव जीत गए, सरकार में आ गए, सरकार में बैठ गए, उसके बाद जनता के जितने भी मुद्दे हैं सब भूल जाते हैं। जैसा कि आपने कहा अभी इस वक्त कि 50 रुपए लीटर होनी चाहिए पेट्रोल की कीमत जो है, लेकिन उसके बावजूद 100 रुपए है। तो ये 50 रुपए कीमत जो होनी चाहिए तो वाकिफ कीमत है, जो 50 रुपए होनी चाहिए। उसके बाद जो 50 रुपए बढ़ा करके बेचा जा रहा है, फिर दिया जा रहा है, वो 50 रुपए हम तो मांग करते हैं कि इसको जीएसटी के स्लैब में ले आओ आप, पेट्रोल डीजल को, गैस सिलेंडर को, सबको आप जीएसटी के में ले आओ। मैक्सिमम कितना ले लोगे आप? 28% ले लोगे ना। यहाँ तो कई 100% आप यहाँ पर टैक्स वसूल रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत आपको 30 रुपए 40 रुपए पड़ रही है, आप 60 रुपए 70 रुपए टैक्स वसूल रहे हैं। आम जनता की जेब को लूट रहे हैं आप, लूटने का काम दे रहे हो आप। 28% दे रहे हो किसी, मान लीजिए कच्चे तेल की कीमत 50 रुपए भी लीटर पड़ रही है, तो 28% 30% मान लो, चलो वैट टैक्स ये टैक्स 30%, तो 5 या 15 हुआ तो 50 और 15 65 हुआ, तो 65 रुपए लीटर होगा ना। 100 कहाँ से जा रहा है? तो ये जो बाकी के जो बचे हुए मूल है, जो 65 रुपए लीटर हो गया, उसके सरकार की जेब में जा रही है, सरकार की जेब में जा रही है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप रोड टैक्स पटाते हैं, रोड टैक्स पटाने के बाद आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, तो फिर सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार को टैक्स देने के बाद जब आप टोल में जाओगे तो आप टोल नाका में भी पैसा पटाओ। टोल नाका में पैसा पटाओ, जी बिल्कुल। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है, भारत देश में इतने सारे टोल नाके हैं जो बंद हो जाने चाहिए थे 3-4 वर्ष पहले, वो अभी भी लगातार चल रहे हैं, अभी भी लगातार वसूली इनकी चालू है, बंद नहीं हुई है। जी, नितिन गडकरी जी का एक बयान भी आया था कि एक टोल टैक्स के बाद फिर 60 किलोमीटर दूरी जाने के बाद फिर दूसरी टोल टैक्स जो है वो पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर में जो है टोल टैक्स जो है वो आ जाती है, वसूली चल रही है, चालू है।
तो इसको बंद क्यों नहीं किया जाता है? बार बार धरना प्रदर्शन भी, कई बार धरना सरकार अवैध वसूली कर रही है। और टोल टैक्स बोला जाए तो एक तरह से ऐसा भी दिमाग खुलता है कि अगर हम किसी और भी इसमें सफर करते हैं, ट्रेन हो गया, बस हो गया, है ना, फ्लाइट हो गया, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर हम अपने इसमें रोड में ट्रेवल करते हैं, अपनी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, तो उसकी जो खर्च है बहुत ज्यादा, लागत बहुत ज्यादा जी बिल्कुल आती है। हमारी तेल तो हम डलवाते ही डलवाते हैं अपनी गाड़ी में चलने के लिए, डीजल डलवाते हैं, जी, पेट्रोल जी। डलवाते हैं, लेकिन जो रोड टैक्स पटाते हैं, अगर हमको 600 किलोमीटर ज्यादा है, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसमें आपको 1200 रुपए का टोल लग जाता है, फिर 1500 रुपए का टोल लग जाता है। कई बार ऐसे होते हैं, तो इतने महंगी टैक्स हमको देनी पड़ती है किसी रोड में चलने के लिए, जी जी। है ना? इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो कल खत्म कर दे, गवर्नमेंट के ऊपर है। आप लगातार आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रही इस पे? विपक्ष आवाज उठाती है हर बार, हम हर चैनल में, मीडिया पैनल में जाके हर जगह हम हमारे प्रवक्ता लोग, वक्ता लोग इस बात को उठाते हैं, रखते हैं। तो फिर आवाज उठाने के बाद, बोलने के बावजूद जो है अंधी बहरी गूंगी सरकार है, कहाँ सुनने वाली है? अब इनको जवाब जो है जनता देगी। अगर ये अब नहीं सुधरे तो जनता जवाब देने को तैयार रहेगी इनको। अभी चुनाव आएंगे फिर से, तब जनता इनको जवाब देगी। तो जनता ने जी, जनता जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी, अगर काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो विपक्ष जो है और भी कई तरह की चीजें होती है, प्रोटेस्ट वगैरह क्यों नहीं कर रहे? लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। कल ही हम स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाल करके आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल के जो फर्जी डॉक्टर था, उस मैटर पे हम कल बहुत प्रदेशव्यापी रूप से कल हमारा आंदोलन हुआ, जिसमें दीपक बैज जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत, देवेंद्र यादव, शैलेश पांडे जी, अटल श्रीवास्तव जी, विजय केशरवानी, विजय पांडे जी, सारे लोग शामिल थे। सभी लोग आए, सभी ने आह्वान किया। जी, सभी लोग आए थे जी, सभी लोग आए थे। और भी कई चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा बोला जाए तो आपने बोला कि कानून व्यवस्था जो है वो तो है ही, महंगाई भी एक तरह से बोला जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। जो यहाँ की आम जनता है वो बिजली बिल के बढ़ोतरी में बहुत परेशान जी। प्रति यूनिट पहले 2 रुपए 3 रुपए था, 5 रुपए के आसपास है, 5.5 रुपए मेरे ख्याल से बढ़ गया है बिजली बिल। मैं तो खुद पटाता हूँ। अगर किसी को, देखिए आम जनता को तो मतलब लोगों को तो परेशानी नहीं होती, जी जी, जो लोकल घरों में अपनी रह रहे हैं, छोटी मोटी चीजों घर के साथ नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे मैं खुद इंडस्ट्रियल एरिया है, ब्रिक्स प्लांट है, इसमें आप मशीन यहाँ पर चल रहा है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ खपत ज्यादा है बिजली की, वहाँ हमको मतलब 30-40 हजार रुपए प्रति वहां का मैं अभी बिल पटा के आ रहा हूँ, अभी 32,000 रुपए। जो कारोबार जो है तकनीकी चीजों से ही चलनी, जी जी, उन जगहों पर इसकी बहुत बड़ी जो है समझ देखने को मिलती है। कि एक महीने के लोग 50-50 हजार, लाख रुपए, जितनी उनकी जो है प्रॉफिट नहीं है, जी, जितने प्रॉफिट नहीं निकलता उससे ज्यादा वो अपना बिजली बिल में भुगतान करते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर देखना चाहिए। तो इस पर कुछ विपक्ष जो आवाज उठाई, बिल्कुल इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई ठोस कदम कांग्रेस बिल्कुल उठाएगी जी, ताकि आम जनता, कम से कम इंडस्ट्रीज के साथ आम जनता को भी नहीं, ये एक अहम मुद्दा है और ये इस पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और एक अहम मुद्दा है और इस पे कांग्रेस बिल्कुल अपना स्टैंड लेगी। जी राहुल भैया, यहाँ पर मैं अभी पिछले कई वर्षों से कोरबा में निवास कर रहा था। जी, कोरबा में निवास करने के बाद बिलासपुर में अभी शिफ्ट हुए हैं अपन। जी जी, और यहाँ पे चल रहा है। मैं भी 2 साल कोरबा में रहा हूँ। 2 साल कोरबा में रहे हैं? मैं भी रहा हूँ। तो 2 साल कोरबा में रहे हैं, तो कैसा लगता है? यहाँ की गर्मी ज्यादा है कि कोरबा की गर्मी ज्यादा है? बिलासपुर में बहुत गर्मी है, आपको नहीं लग रहा है? कोरबा में कोयला खदान होने के बावजूद बिलासपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा? उसका कारण अगर आप देखें, अभी इस साल जो टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई है, उसका सबसे मुख्य कारण है हसदेव जंगल की कटाई। सबसे मुख्य कारण है। इस बात को शायद आप भी मानेंगे, क्योंकि हसदेव जंगल कोरबा और बिलासपुर के बीच में ही पड़ता है। एक तरफ सरकार बोलती है कि पेड़ बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो एक आंदोलन आया था, मित्रों को खदान सौंपना है, मित्रों को जमीनें सौंपनी है, तो किसी की भी कटाई कर देंगे उनके क्या। अभी राष्ट्रपति जी आए थे और भी कोल मंत्रालय से कोल मंत्री जी आए थे हमारे उधर कोरबा क्षेत्र में। हम तो एसीसीएल मुख्यालय के सामने में हम कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी दिया था, मैं खुद गया था। धरना प्रदर्शन हम दे चुके हैं। जी जी, 2 साल पहले। क्या है कि अभी भी जैसे राष्ट्रपति जी भी आए थे और अपने कोल मंत्री जी आए थे जी कोरबा में, तो वहां पे पेड़ एक पेड़ माँ के नाम, मेरे ख्याल से जी जी, पेड़ माँ के नाम का योजना के तहत जो है पेड़ लगा। भाई हम भी प्रकृति प्रेमी है, पेड़ तो बिल्कुल लगाना चाहिए, ताकि
अब भारत जो है गर्म 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 देश है, सरकार और छत्तीसगढ़ भी गर्म राज्य है, तो पेड़ तो लगाना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। नेचर, हम भी नेचर लवर है भैया, ठंडी हवाएं सबको चाहिए, कोई दो राय नहीं है जी, कि पेड़ जी, नहीं लगाने चाहिए, जी। पेड़ तो लगानी ही चाहिए, लेकिन जी। सरकार जो है एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम चला जो रही है, योजना और चला रही है, जी, योजना जी, चला रही है, जी, जी। और पेड़ जो है वो वृक्षारोपण कर रही है। भाई दूसरी ओर आप जो है, एक पेड़ आप काट रहे हो तो 10 पेड़ आप लगाओ भी ना। अरे भैया उसके जी, बाद फिर ठीक है। दूसरी ओर जो है हसदेव जैसे विशाल जंगल को, उसको काटना तो अपराध की श्रेणी में आएगा, वो तो अपराध की श्रेणी है। साफ हो गया पूरा। आप मजबूरन कहीं पेड़ काट रहे हो अलग है, उसमें आप 10 पेड़ लगा दो, मैं उसके विषय में बोला, मैं उसके विषय में नहीं बोला। मैं हसदेव का बिल्कुल विरोध में हूं कि उसका जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। उसके बाद उसके प्रदेश व्यापी रूप से नहीं, देश भर के लोग चाहते थे कि ना कटाई हो करके, लेकिन नहीं रुके। सरकार नहीं मानने वाली, नहीं सुनने वाली किसी की भी। गूंगी बहरी सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, करे तो करे क्या भाई, जाए तो जाए कहाँ। हम तो भाई प्रदर्शन कर सकते, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। गूंगी बहरी सरकार है, नहीं सुन रही है, क्या करें बताओ। और भी प्रवक्ताओं से पूछा गया, जो भाजपा के प्रवक्ताओं से या फिर नेताओं से, तो क्या जवाब था? वो उनका जवाब था कि पिछले जब हसदेव जंगल की जब कटाई पारित हुई, या फिर उस समय जो वगैरह पारित हुए, तो भूपेश बघेल की सरकार थी, या फिर हमारे अच्छा, भूपेश बघेल की सरकार नहीं दी, ऐसा बोल रहा है? ऐसा उनको अच्छा अच्छा, भूपेश बघेल सरकार नहीं दी और भूपेश बघेल के कांग्रेसी लोगों ने ही धरना प्रदर्शन दिया, ये बोलना चाह रहा है? ये बोला असंभव चीज है। हमने तो उसका विरोध किया। धरना प्रदर्शन क्यों करता है व्यक्ति? विरोध करने के लिए करता है ना भाई। भाजपा ने तो चुनाव के समय में हसदेव जंगल के बारे में केंद्र की सरकार उनकी है, ये योजना उनकी है भैया, अपने मित्रों को देना है, उनको सभी चीजों को, पूंजीपतियों का लाभ कराना है। 2014 से पहले आए थे कि भाई पूंजीपतियों का चुनाव के समय में इन लोग किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आए थे, और माफ किसका कर दिए? कर्जा किसका माफ किया? चुनाव के समय पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है 2,36,000 करोड़ रुपए, और किसानों का कर्जा माफ नहीं किए इन लोग, 1 रुपए की कर्जा माफ नहीं किए। भूपेश बघेल की सरकार 2018 में आई, तुरंत तत्काल जो सबसे पहला काम छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस सरकार ने जो किया, वो किसानों का कर्जा माफ करने का किया, और दोबारा हम करते, अभी हमारी सरकार आती तो इन्होंने किया नहीं किया। जी बिल्कुल, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने को तैयार है। नहीं, उसके बाद भी देखा जाए तो जो देश का कर्जा 2014 से पहले 155 लाख करोड़ का था। अभी आप गूगल में सर्च करो कितना है, 265 लाख करोड़। 265 लाख। ये कैसे हो गया? ये 70 सालों में 155 था, 10 सालों में मतलब 100 लाख करोड़ हो जाएगा। अभी का जो चुनाव अभी जो बीता, इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे जो थे छत्तीसगढ़ में, हसदेव के ही मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो था हसदेव का ही था। इसका भाजपा ने जो है जोरदार समर्थन किया था, लेकिन जैसी सत्ता में बैठने के बाद फिर उस मुद्दे को ऐसा साइड किया गया जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा, यही हुआ है। बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद फिर कांग्रेस इसके ये विरोध में क्यों नहीं कड़ी कदम उठा रही? नहीं, कांग्रेस उसके लिए यात्राएं निकाली है, कांग्रेस ने आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है, और ये योजना जो उन लोग का था हसदेव के लिए, आम जनमानस ने भी आंदोलन किया साथ में। मतलब आम जनमानस तो किसी भी प्रकार से नहीं चाहती है कि जंगल की कटाई हो। उसके बाद फिर सरकार एक तरफा, मेरे ख्याल से तेलंगाना में भी कुछ जंगल की कटाई हो रही है, उसमें भी हुआ था। तो अपने पास जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, हसदेव की जैसे कटाई हुई, तो आम जनमानस यहाँ की तो चाहती ही नहीं, छत्तीसगढ़ की आम जनता चाहती नहीं कि हसदेव जंगल की। बिल्कुल। उसके बाद कई प्रोटेस्ट हुए, कई यात्राएं निकाली गई, हर जिले में निकाली गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ हसदेव के लिए निकाले गया, हर जिले में निकाली गई, मुझे याद है। तो उसके बावजूद जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर रुक नहीं रही है काम। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र देश सिर्फ और सिर्फ कहने को रह गया? अब यदि आप देखें 2014 से जब से सरकार आई है, आम जनता खुश नहीं है। डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, जीएसटी लगा दिए, जो व्यापारी गण थे वो नाराज हुए, लगातार विफलता, सेना के शहीद हुए 2019 में पुलवामा, उसके ऊपर आप वोट मांग लिए, चुनाव जीत गए, सरकार में आ गए, उसके बाद भी सेना में भर्ती 3 लाख पदे रिक्त हैं, उसको भरने का काम आप नहीं कर रहे हैं। रेलवे में पदे रिक्त हैं, उसको भरने का काम आप नहीं कर रहे हैं। दुर्घटना हर जगह हो रही है। वो तो बात सही है। मेरा कहना यह है कि अगर आम जन कुछ बोल रहा है, एक समूह कुछ बोल रहा है, जनता अगर कुछ बोल रही है, तो सत्ता क्यों नहीं सुन रही? सत्ता सिर्फ सुनती है पूंजीपतियों का, आम जनता की बात नहीं सुनने वाली वो।
लेकिन राहुल गांधी की बात उन्होंने सुना जाति जनगणना में, कैसे अभी हाँ कह दिए। पहले कुछ दिन पहले जाति जनगणना के खिलाफ थे सारे वाजपेयी, सारे उनके सब लोग, उनके समर्थक लोग, आज उनके समर्थक लोग हमको फायदा गिना रहे हैं जाति जनगणना। कुछ दिन पहले विरोध में थे। अब बताओ जाति जनगणना, बताइए, उनसे पूछिए आप पहले, आप किसी को बुला के पूछिए, भाजपा के समर्थक को या भाजपा के किसी नेता को, कि आप तो विरोध में थे जाति जनगणना के, अब कैसे आप उसका गाना गा रहे हैं बढ़िया है करके, ठीक है। मतलब आप करें तो चमत्कार वाली बात होती है बस, और कुछ नहीं। 35 साल भिक्षा मांग के खाए हैं, उसके बाद रूस कहाँ चले गए थे, पेरिस चले गए थे, घूम भी रहे थे, साथ साथ भीख भी मांग रहे थे, पढ़ाई भी कर लिए, बीए भी कर लिए, एमए भी कर लिए, कभी बोलते पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी बोलते एमए का डिग्रीधारी हूँ एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, कई चीजें बिल्कुल सब जान रहे। नहीं, कहीं ऐसा पब्लिक लॉबी में सब चीज मौजूद है, आप देख सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में आने वाले समय है वो फिर से गुलामी की ओर बढ़ रही है, गुलामी से निकली हुई? गुलामी की ओर तो नहीं बोलूंगा, बट हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस को ये बात तो सही है, और इनके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जितने भी धरना प्रदर्शन है प्रदेशव्यापी रूप से, विश्वव्यापी रूप से या देशव्यापी रूप से हम करने को तैयार हैं, और हम अपना काम करते रहेंगे। विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज को उठाना, हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। जनता बोलेगी तभी तो सत्ता सुनेगी। जी बिल्कुल, हम जनता की आवाज, हम जनता की आवाज बनके अपना पक्ष रखेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, और आज के कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और भैया आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे हमें। धन्यवाद, अच्छा लगा। ओके।